कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 2023 में अभी जो दरोगा, उम्मीद है कि क्या कहते हैं उसको, कि दिसंबर, है ना, दिसंबर में शायद एग्ज़ाम हो जाए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन टाइप का एक सीरीज है ये, जिसमें हमने घटना चक्र को, जिसमें हमने एम के पांडे, जो ये आता है किताब आपका, एम के पांडे, जिसमें मैंने जो है आपका जितना प्रीवियस ईयर दरोगा का जितना भी क्वेश्चन आया है वो, और घटना चक्र, और आर एस शर्मा एनसीईआरटी, है ना, इसमें सारे चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने दो तरीके से किया है। एक है कि हमने पूरे पूरे फैक्ट को एक जगह हमने कर दिया है, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी डाल दिया है। तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से इस सेक्टर से आएगा, यानी कि एंशिएंट इंडिया का जो पहला पार्ट है, हमने एंशिएंट इंडिया को 8 पार्ट में विभाजित किया है। तो अभी जो मैं लेक्चर लूँगा वो पहला पार्ट है, और इसके 7 पार्ट और आएंगे, लगभग मोस्टली वही आधे घंटे का होगा, आधे घंटे 30 मिनट, वही 30 मिनट या 35 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट के बीच में होगा। आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने जो घटना चक्र में पूछा हुआ है, जो बीपीएससी लेवल का है, यूपी पीसीएस लेवल का है, तो उसको भी मैंने इसमें एक पॉइंट के रूप में डाल दिया है। तो ये भी एक ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो थोड़े से टफ हो गए हैं, थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जो है रोज लेक्चर आया करेगा इस प्रकार से। अभी मैं इसको एंशंट को करूँगा, एक भाग में आज ही करूँगा आपका पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी का, उसमें भी मैंने कॉन्सेप्ट करके ही डालूंगा और फैक्ट करके ही डालूंगा। तो इसको देखिए, लेट ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने प्राचीन भारत, देखिए प्राचीन भारत जो है उसको हमने 8 पार्ट में बांटा है। आपका जो टॉपिक है, मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पाषाण काल वाला, पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, दोनों को मैंने एक में कर दिया है। और जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को एक में, और पूर्व मध्य काल को एक में कर दिया है। टोटल इनके जो है लगभग 8 लेक्चर होंगे, 8 लेक्चर हो जाए, 7 लेक्चर हो जाए। तो मैंने स्पीडली, और जो है आप कर सकते हैं कि इसको मैं जल्दी जल्दी आपको पॉइंट आउट में कर दूंगा, ताकि आपका एक बार रिवीजन करके जाएं, आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, जो प्राचीन भारत है, इसमें हम, आपको अब दिखेगा यहाँ से, ये मे भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, तो हम अगली बार इसको थोड़ा सा बोल्ड में लिखेंगे, और ये तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है वो होता है पाषाण काल से। हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि प्राचीन भारत की और पहले वाली बात नहीं, अगर पहले वाली बात की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफिंग कर देता हूँ, प्राचीन भारत वाला, है ना। देखिए, प्राचीन भारत का मतलब है कि वैसा काल जहाँ से मानव सभ्यता की शुरुआत होती है। अगर हम इसको और पीछे चले जाएंगे तो वो प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल, केनोजोइक, मेसोजोइक और जो है सेनोजोइक वाला काल, वो हम ज्योग्राफी वाला एक चैप्टर में उसको डील कर देंगे, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये। और वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एक आध ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछते हैं, वो हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन हिस्ट्री में एक पार्ट के रूप में उसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो पढ़ना है वो है पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, हमने नहीं, यानी कि जो जियोलॉजिकल जो है ये हैं साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है पाषाण काल को, जो है उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण। आगे आप देखेंगे कि ये जो पाषाण काल है इसको जो है फिर आप देखेंगे 3 भागों में बांटा है, एक पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। तो हमने इसको एक एक करके डील किया है कि किस काल में क्या हुआ और किस काल का कितना टाइम पीरियड है, इस सारे को मैंने कर दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी 2 4 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है वो संस्कृति के रूप में पूछा हुआ है, कल्चर के रूप में इसको लेते हैं बोर्ड वाले, तो कल्चर के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि पाषाणकालीन जो हमारी सभ्यता है वो आज से लगभग 5 लाख से 7 लाख साल पुरानी है, लेकिन जो पृथ्वी का ओरिजिन है, जहाँ से जहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग को पता है कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है पृथ्वी, अर्थ, जहाँ पर लाइफ संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है।
अच्छा, ये जो जीवन संभव है, इसके कारण क्या है कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर लगभग 5 बार पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ और लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अभी जो मानव है, मानव 6वां बार है, और कहा जाता है कि मानव जो है एक विनाश के कगार पर आ गया है। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी पूरे दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, कहीं युद्ध हो रहे हैं तो कहीं जो है आप जो है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे अर्थक्वेक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे सूखा हो रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही, रोग इस प्रकार से बीमारियां हो रही हैं, कोविड जैसे। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, जो विशेषज्ञ उनका मानना है कि दुनिया जो है एक ख़त्म होने के कगार पर है, और हमारे पीछे यानी कि मानव सभ्यता वर्तमान में जो उसके पीछे की सभ्यता जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो सभ्यता जो ख़त्म हुई है वो था डायनासोर का सभ्यता जो ख़त्म हुआ है। वर्तमान मानव जो है अभी जो है लगभग पृथ्वी के 4.6 अरब वर्ष पुराने स्थिति में है, और पृथ्वी की संपूर्ण आयु लगभग 10 अरब वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड की आयु जो है 13.8 अरब साल है, और जितना आयु पृथ्वी का है उतना ही आयु सूर्य का है, और उतना ही आयु चंद्रमा का है। ठीक है। अच्छा, ये जो पृथ्वी है इस पर जो जीवन है, मानव जीवन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर लाइफ जो है, जीवन का जो उत्पत्ति है वो लगभग 3.5 अरब साल पहले हुआ। ध्यान सुनिएगा, मानव जीवन की मैं बात नहीं कर रहा। पृथ्वी पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए कि पृथ्वी पर जो, हाँ ये देखिए कि पृथ्वी पर जो है जीवन जो है प्रारंभिक, पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन जो है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले आया है। जीवन, मानव जीवन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जीवन आया कहाँ पहले है? तो जीवन जो है सबसे पहले जल में विकसित हुआ है, जल में। अच्छा, जल में जीवन विकसित हुआ है, इसका जो है प्रमाण किसने दिया है? तो इसको कहते हैं डार्विन। आप नाम सुना होगा ना, डार्विन। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन के विकासवाद का जो सिद्धांत है उसमें कहता है कि जीवन जो है वो जल में हुआ, और जल का मतलब समंदर में जीवन हुआ। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पूरे पृथ्वी की जो समय सारणी है, जहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और वर्तमान समय तक, इसको हम लोग जो है कई भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी के समय सारणी को विभाजित करते हैं किस किस रूप में। तो सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी को जो है महाकल्पों में विभाजित किया जाता है, और महाकल्प को कल्प में विभाजित किया जाता है, और कल्प को युगों में विभाजित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले हम जो है पृथ्वी के जो समय सारणी है, समय को हम लोगों ने महाकल्प में विभाजित किया, महाकल्प को कल्प में विभाजित किया, और कल्प को युग में विभाजित किया गया। ठीक है। आगे देखिए कि मानव जो है, अभी जो मानव जी रहा है वो किस युग में जी रहा है? तो कहते हैं कि समय सारणी के चतुर्थ यानी कि क्वाटनरी काल में मानव जी रहा है, यानी कि मानव जो है वो होलोसिन काल में जी रहा है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, अब जो है आगे देखिए कि तो कहते हैं कि जो है मानव जो है, मानव जो अभी वर्तमान, अच्छा मानव एक स्तनपायी है, जिसका पूर्वज कहा जाता है कि घोड़ा नामक जो घोड़ा जानवर है हमारे क्या है ना, घोड़ा जो है स्तनपायी है, उससे मानव का ओरिजिन माना जाता है। उसी प्रकार के स्तनपायी से मानव का ओरिजिन माना जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अत्यंत नूतन काल में 3 बड़े स्तनधारी परिवार का उद्भव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जो है आधुनिक घोड़ा, ये दूसरा में जो है आप देखें कि हाथी, तीसरा में जो है अन्य मवेशी के पूर्वज जो है आए, और इनके जो है सम्मिलित रूप को हम बिरला फ्रांसिस जनजाति समूह कहते हैं। इनके जो है सम्मिलित रूप को हम जो है बिरला फ्रांसिस जाति समूह कहते हैं। ठीक, भारत में पाए जाने वाले, हाँ, कि जिनके अवशेष जो है भारत में नहीं पाए जाते, यह घटना अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पूर्व हुई है। देखिए, कहा जाता है कि जितने भी अवशेष मिले हैं प्राचीन काल से, जितने भी अवशेष मिले हैं प्राचीन काल से जीवन के, उसमें जो मानव के जो अवशेष हैं वो इंडिया के किसी भी यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं नहीं प्राप्त होते। मानव के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं नहीं प्राप्त होते। मानव के अवशेष जो है, चाहे प्राचीन मानव क्यों न हो, ठीक, उसके अवशेष मिलते हैं कहाँ? तो हमको अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका में कितना साल पुराना है? तो 2600 साल पुराना, सॉरी 26 लाख साल पुराना है। 26 लाख वर्ष पुराना अवशेष
मिलता है कि यहाँ पर जो है मानव के ये रहे हैं। भारत में मिलता है अवशेष, लेकिन मानव के डायरेक्टली अवशेष नहीं मिलते, मानव के कोई कंकाल वगैरह नहीं मिलता। तो यहाँ मिलता क्या है, तो 14 लाख साल पुराना कुछ औजार है, कुछ मतलब कुछ उपकरण है, इस प्रकार की चीज़ें जो मिलती है वो मिलता कहाँ से है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, बोरी में, वहाँ से लगता था कि यहाँ पे मानव के अवशेष, कुछ मानव से संबंधित कुछ अवशेष हैं, औजार वगैरह हैं। तो ये सबसे भारत में सबसे पुराना माना जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा आगे, हाँ चलिए अब देखिए, अब है कि जो पाषाण संस्कृतियां हैं, हाँ ये देखिए, हाँ अब देखिए कि कहते हैं कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व कपि का एक समूह, यानी कि जो बंदर समुदाय है, जो कपि का समुदाय है, कपियों में देखिए, कपियों में कई जो है प्रजातियां हैं। जैसे एक है जो आप देख सकते हैं कि जो बंदर हमारे क्या है वो, दूसरा है गोरिल्ला, तीसरा है गिब्बन, ठीक है, चौथा है ओरांगुटान। तो याद रखिए कि क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार से देते हैं, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरांगुटान और बंदर। तो बंदर, जो वर्तमान बंदर है, ये मानव का जो विकसित रूप नहीं है, नहीं समझे कि इससे मानव का विकास नहीं हुआ। मानव का जो विकास हुआ है जो है उसमें गोरिल्ला, गिब्बन और ओरांगुटान, इसको हम मानव के पूर्वज के रूप में शामिल करते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व है ना, कपि का एक समूह जो है, यानी कि बंदरों का एक समूह, वो प्राचीन बंदर, उसके एक समूह जो है, जिसको हम रामापिथिकस के नाम से जानते थे, वो जंगल में पहले रहा करते थे। वहाँ से निकल करके वो एक भाग जंगल में रह गए और एक भाग मैदानी इलाकों में चले गए। जो लोग मैदानी भाग में चले गए, उसको हम, जो खुले मैदानों में रहने लगे, उसको हम कहते हैं जो है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। याद रखिएगा, जो जो लोग जंगल से निकल के मैदान में चले गए वो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस हो गए, और आगे यही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस हैं जिनका, जो मानव के आदि पूर्वज बन गए। यही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस मानव के आदि पूर्वज हैं, और यही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से आगे विकास हुआ इरेक्टस का, और यही इरेक्टस से आगे विकास हुआ निएंडरथल मानव का, और निएंडरथल मानव का आगे विकास हुआ क्रो-मैग्नन का, और क्रो-मैग्नन जो है यही आगे 30,000 साल पुराना आधुनिक मानव विकसित हुआ, इसी से, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो। देखिए सबसे पहले कौन आए, तो रामापिथिकस आ गए। कहाँ भैया, तो यहाँ पे जो कपि का एक समूह है, रामापिथिकस के 2 भागों में विभाजित हो गए। एक जो जंगल में रह गए वो रामापिथिकस ही रह गए, एक जो खुले मैदान में आ गए वो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहलाए। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है वही मानव के आदि पूर्वज हुए, यही से मानव का ओरिजिन होता है। यही जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, आगे देखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है उसको इरेक्टस, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो इरेक्टस कहलाए। इरेक्टस का थोड़ा सा विकास आगे हुआ तो ये निएंडरथल मानव कहला गए, और निएंडरथल मानव जो है इसमें थोड़ा सा विकास हुआ तो क्रो-मैग्नन मानव कहला गए, और क्रो-मैग्नन मानव का जो है आगे विकास हम देखते हैं कि होमो सेपियंस में हो गया है। ठीक, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आज वर्तमान मानव के पूर्वज जो है हम लोग होमो सेपियंस को मानते हैं। चलिए अब देखिए कि अगला पॉइंट है कि भारत में प्रारंभिक मानव जीवन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है कि भारत में प्रारंभिक मानव जीवन के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते। भारत में मानव के प्राचीनतम, याद रखिएगा, प्राचीनतम साक्ष्य पत्थरों के औजार से मिलते हैं, जिनका काल लगभग 5 लाख साल पुराना है। देखिएगा 5 लाख से 3 लाख वर्ष पुराना है, किंतु महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से 14 लाख वर्ष पुराना जो है इनके जो स्थान, मानव की उपस्थिति के स्थान दर्शाए गए हैं। अब 14 लाख साल पुराना जो है कहाँ मिला है, तो महाराष्ट्र के बोरी से मिला गया। तो मानव के कंकाल नहीं मिले, मानव के कोई अवशेष नहीं मिला, मिला क्या है, मिला है वहाँ से हमको क्या, तो कुछ औजार टाइप की चीज़ें मिली हैं। ठीक, आगे देखिएगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो लगभग लोग जानते होंगे, प्राग ऐतिहासिक काल,
प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम प्राग ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है केवल इसके अध्ययन के लिए हमको पुरातात्विक साक्ष्य की जो है उपलब्धता मिलती है, यहाँ साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, यहाँ इस काल में साहित्य का विकास नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो ये है प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं? जो है नवपाषाण काल को, हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक काल को, या फिर महाजनपद काल को, किसको हम इसमें शामिल करेंगे? तो ऊपर के 3 हैं, यानी कि आप प्रागैतिहासिक काल में हम पहला शामिल करेंगे किसको? तो नवपाषाण काल यानी कि पाषाण काल को हम शामिल करेंगे, पाषाण काल। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा यहाँ पे शामिल करेंगे वैदिक काल को, वैदिक काल। तीनों को हम शामिल करते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल में यानी कि प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, आगे देखिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? इस कालखंड के अध्ययन में 2 प्रकार के स्रोत हैं, उपलब्ध हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। ठीक, सॉरी, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है कि प्रागैतिहासिक काल में केवल और केवल हम जो है पुरातात्विक साक्ष्य को शामिल करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक है यहाँ पे। केवल पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि नवपाषाण काल के काल को, यानी कि नवपाषाण काल से पहले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो लिपि का विकास हो ही गया है, लिपि का विकास हो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वैसे काल को हम शामिल करते हैं जहाँ पर लिपि का विकास हो गया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, दैट इज कॉल्ड आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, यहाँ पे देखिए साहित्यिक स्रोत है किंतु अभी लिपि इसकी पढ़ी नहीं जा सकी है। इस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी, यहाँ इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये जो काल है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व का काल मानते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में दोनों, यानी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, ये दोनों को हम मानते हैं इसमें। ठीक, अब एक बच गया है कौन सा? तो आपको बच गया ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि वैसा काल, वैसा समय जिसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और इसमें विदेशियों का विवरण भी है, और तीनों को हम एक्युमुलेट करके, तीनों को मिला करके इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसमें पुरातत्व, साहित्य तथा विदेशियों का विवरण, ये तीनों के हम सामूहिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका काल जो है वो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और वर्तमान काल तक ये ऐतिहासिक काल में आता है। क्लियर? आगे देखिएगा कि मानव समुदाय के अध्ययन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, हमने देखा इतिहास के अध्ययन को 3 भाग, यहाँ पर मानव समुदाय के अध्ययन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्रस्तर युग यानी कि पाषाण युग, दूसरा है ताम्र पाषाण युग और तीसरा है लौह युग। अब इतना से आपको समझ में आएगा कि प्रस्तर युग का मतलब क्या है? जहाँ केवल पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण बनते थे, दैट इज कॉल्ड प्रस्तर युग। ठीक है, प्रस्तर युग मतलब जिसमें केवल पत्थर के औजार हैं, पत्थर के जो है मृदभांड हैं, पत्थर की चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड प्रस्तर युग। और ताम्रपाषाण यानी कि तांबा और पत्थर के औजार हैं, इसको हम आप देखेंगे कि पाषाण युग। और एक है लौह युग। अब देखिए कि तांबा और पाषाण के औजार ये कहाँ से हमको प्राप्त होंगे? तो याद रखिएगा कि तांबा का विकास जो है हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर तांबे के विकास जो है लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे का जो विकास है वो 6000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, तांबे का विकास। तो इसमें जो है आप आ जाएगा नवपाषाण काल, और जो है इसमें आपको मिल जाएगा कौन सा? तो उसको कहते हैं हम अर्ली मेडिवल, सॉरी अर्ली मेडिवल जो है अर्ली हड़प्पन, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा, ताम्रपाषाण काल में। देखिए, ये आगे एक यहाँ पे टर्म लोग फंस जाते हैं, इसको हम आगे क्लियर कर देंगे आपको कि ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और है एक कांस्य काल और आपको फिर ताम्रपाषाण काल, ये हम आगे हड़प्पा सभ्यता में इसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तर काल, अच्छा लौह युग तो पता ही है, लौह युग जो है 1000 ईस्वी पूर्व के जो काल है उसमें, उसके बाद हम लौह युग के काल को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर विवाद है, हम विवाद भी आपको एक बार डील कर देंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कि लौह युग जो है यानी कि लोहे का जो काल है भारत में 1000 ईस्वी पूर्व में आया, जो हम लोग मानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि लोहे का जो विकास है वो मध्य एशिया में हो गया था, और उसके पहले जो है लोहे का विकास जो सीरिया, तुर्की का इलाका यहाँ पे हो गया था।
ठीक है, तो इसको भी हम उस काल में डील करेंगे जब हम इसको हम पढ़ा रहे होंगे। ठीक, आगे आइए। तो एक बहुत बड़ा विद्वान है जॉन लुबाक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्त, कि जॉन लुबाक ने प्रस्तर युग को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जॉन लुबाक ने ही प्रस्तर युग, ये प्रस्तर युग है, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये जॉन लुबाक नामक जो विद्वान है, ये पुरातत्व विद्वान है, और पुरातत्व विद्वान हैं कहाँ के, तो ब्रिटेन के हैं। तो जॉन लुबाक ने प्रस्तर युग को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक, एक जो है पूरा पाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जॉन लुबाक ने प्रस्तर युग को 2 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे देखिएगा कि संपूर्ण पूरा पाषाण काल को प्लेस्टोसिन काल में रखा जाता है। इस काल में पूरा का पृथ्वी पूरा जो पृथ्वी है वो लगभग बर्फ से ढका हुआ था प्लेस्टोसिन काल में। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण पूरा पाषाण काल को प्लेस्टोसिन काल में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की स्थिति को दर्शाने के लिए मध्य पाषाण काल की कल्पना की गई है। ठीक, आगे देखिए एक विद्वान है एडवर्ड लारटेट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडवर्ड लारटेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन, तो निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। यहाँ पे देखिएगा निम्न पूरा पाषाण का जो काल है वो 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व है, और मध्य पूरा पाषाण जो है 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व है, और आप देखेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व का काल जो है ये आता है हमको किसमें, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। आगे देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिएगा कि अब एक एक करके हम इसको डील कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व का काल जो है, इसमें क्या क्या हुआ, तो कहते हैं कि आरंभिक मानव होमोसेपियंस का विकास इसी काल में हुआ है। किसमें, तो निम्न पूरा पाषाण काल में। कहते हैं कि मानव जो है पहाड़ों की गुफाओं में खुले आकाश के नीचे निवास करता था इस काल में। कहता है इस काल में मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक ही था। अभी बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। कहते हैं कि इस काल में, यानी कि जो जब मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जा रही थी, उस काल में जो मानव है अभी खाद्य संग्राहक है। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है, अभी जो है खाना का उत्पादन नहीं कर रहा है मानव, खाना कहीं से बटोर करके ला रहा है। यानी कि शिकार करना क्या है, खाद्य संग्रहण है। यानी कि फल तोड़ना क्या है, खाद्य संग्रहण है। खाद्य उत्पादक तब होगा जब मनुष्य खुद अपने हाथ से, खुद अपने क्रियाकलाप से फसल का उत्पादन करेगा, दैट इज कॉल्ड खाद्य उत्पादक। ठीक, अभी मनुष्य क्या है, खाद्य संग्राहक है। कहता है कि मानव का प्रारंभिक साक्ष्य शिवालिक के पहाड़ियों से प्राप्त होता है। आगे देखिएगा कि इस काल में क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास भी हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में सोहन संस्कृति, या देखिए सोहन नदी के किनारे जो है सोहन संस्कृति, याद रखेंगे सोहन संस्कृति। अच्छा, सोहन नदी कहाँ है, तो सिंधु की सहायक नदी एक है सोहन नदी, जो पाकिस्तान में है। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा कि सोहन संस्कृति, जिसे चौपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चौपर मिले हैं। ठीक, आगे है उसी प्रकार मद्रास में मद्रास संस्कृति या हस्तकुठार संस्कृति का विकास हुआ है इस काल में, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में। आगे देखिए सर्वप्रथम एक ब्रिटिश विद्वान है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से, फिर विलियम किंग ने, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र हैं विलियम किंग, इन्होंने अतिरम पक्कम से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की। आगे देखिए कि भारत में प्राप्त होने वाला प्राचीनतम पुरातत्व जो है वो कुल्हाड़ी ही है। यानी कि भारत में प्राप्त होने वाला सबसे पहला औजार मिला है वो है कुल्हाड़ी। इस काल में प्रमुख उपकरण क्रोड उपकरण है, बड़े बड़े जो है पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। हस्तकुठार, खंडक एवं बिदारनी यानी कि चौपर इस काल के प्रमुख उपकरण हैं। किस काल के, तो ये आप देख रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के। चलिए अब देखिए कि प्रमुख पूरा पाषाण कालिक स्थल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा के कछारी मैदानों में, याद रखिएगा कि पूरा पाषाण कालीन है ना, भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, लेकिन गंगा के कछारी जो मैदान है, गंगा जो यमुना द्वाब है, इस इलाकों में हमको जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल देखने को नहीं मिलता है। फिर उसी प्रकार देखिए कि इस काल में प्रमुख स्थल में सोहन घाटी
आंध्र प्रदेश के गिदलूर और नेल्लौर और उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, महाराष्ट्र के नेवासा और कश्मीर के पहलगांव इस काल में महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं। अब आइए मध्य पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के टाइमलाइन में है ये। ठीक, कहता है कि इस काल में जीविकोपार्जन का आर्थिक आधार खाद्य संग्रहण ही अभी भी है। खाद्य उत्पादक मनुष्य नहीं बना है ना, नहीं बना है, खाद्य संग्रहण ही करता है। खाद्य संग्रहण तो आपको मैंने भी समझाया ही है। आगे देखता है कि इस काल में क्रोड उपकरण, याद रखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण की तुलना में फलक उपकरण बढ़ने लगे थे। फलक का मतलब क्या है, एक पत्थर को तोड़ करके दो आधा कर देना, छोटा पतला पतला। फलक मतलब कि ऐसे चौड़े चौड़े पत्थर, चौड़े प्रकार के उपकरण की फलक उपकरण बढ़ने लगे थे। इसीलिए इसकी अधिकता के कारण इस काल को यानी कि मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहते हैं कि अब जो है हल्के उपकरण बनने लगे थे जिसमें मानव की गतिशीलता बढ़ने लगी थी। पहले जो उपकरण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में स्फटिक और क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता था, वही इस काल में जो है कच्चे माल के रूप में जेस्पर और चर्ट पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में। आगे कि अब इस काल में लकड़ियों व हड्डियों के उपकरण बनने लगे थे। उपकरणों में तक्षणी और खुरचनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, तक्षणी और खुरचनी। इसमें लकड़ी के भी उपकरण बनते थे और हड्डी के भी उपकरण बनते थे। तो तक्षणी का काम और खुरचनी का काम होता था कि एक का काम होता था चमड़े को छीलना, मतलब पशु को आप शिकार कर लिए तो चमड़ा तो हटाएंगे, तो चमड़े उनके मोटे होते थे, तो तक्षणी से जो उसको है ना वो चमड़े को छील लेते थे। और खुरचनी जो वर्तमान में बिहार वगैरह में भाषा बोली जाती है खोरनी, है ना, तो वो जो है खुरचनी उसका काम था। हाँ, अब देखिए कि अब ये उच्च पूरा पाषाण काल में। अब उच्च पूरा पाषाण काल का मतलब क्या भैया, तो देखिए इसका जो टाइम लाइन है वो है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, उच्च पूरा पाषाण। इस काल में वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होने लगी थी, हिम युग अंतिम अवस्था में पहुंच गया था, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगी थी। देखिए एक मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। देखिए आज मानव चांद, मंगल और सूर्य के अध्ययन के लिए अपने उपग्रह छोड़ चुका है, मानव चांद पर जा चुका है। लेकिन एक बात बताइए, आज से मात्र 10,000 साल पहले मानव यही पृथ्वी पर था, लेकिन इतना दिमाग क्यों नहीं था? जबकि मानव जो एक तिनका भी बाहर से नहीं लाया है, सारा तिनका जो है पृथ्वी से ही उखाड़ा है। तो आज के मानव और आज से 10,000 साल पहले के मानव में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस का कारण क्या था, जरा सा आप कमेंट करके बताएंगे आप लोग। आगे देखिए, कहता है कि इस काल में उपकरणों में स्थूल प्रस्तर फलक होते थे, उसी प्रकार के तक्षणी और खुरचनी उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी। अब बड़े बड़े पत्थर के उपकरण नहीं बनने लगे थे, अब छोटे छोटे प्रकार के उपकरण यानी कि तक्षणी और खुरचनी की प्रधानता बढ़ गई थी इस काल में। कहता है कि इस काल में हड्डी के उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी, यानी कि हड्डी के उपकरण दो प्रकार, देखिए दो तरीके से इनका उपयोग करते थे। एक तो हड्डी के उपकरण जो है मजबूत होते हैं, दूसरा पैने होते हैं, उनको रगड़ करके एक नोकदार जो है औजार के रूप में उसको बनाया जा सकता था, इसलिए हड्डी जो है थोड़ा लकड़ी से मजबूत होता था, इसलिए हड्डी के उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी। कहते हैं कि बोलन घाटी, याद रखिएगा बोलन घाटी पूछा हुआ है कि बोलन घाटी है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। बोलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि मातृ देवी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, तो बोलन घाटी के लोहदा नाले से मिली है। तो उसी प्रकार भीमबेटका, सबको जानते होंगे, नाम तो सुने ही होंगे, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कला चित्र के इस काल में इसी काल में निर्मित हुआ। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका में जो चित्रकला बनाई गई है, आप देखें ना कि अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे मिल जाएगा आपको भीमबेटका। भीमबेटका जो है आपको दिखेगा, उसमें व्यस्त जीवन के चित्र हैं। कोई व्यक्ति शिकार करने जा रहा है, कोई जानवर पर चढ़ करके जा रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई शिकार करके ला रहा है, तो व्यस्त जीवन के चित्र हमको भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। ठीक, वो इसी काल के हैं। कौन, तो उच्च पूरा पाषाण काल के हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका में जो रंग प्रयोग हुआ है वो कौन सा कलर है, तो कलर है लाल। ठीक, यहाँ पे गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। कहते हैं इसी काल में वर्तमान मानव होमोसेपियंस का विकास हुआ। जो वर्तमान मानव जो होमोसेपियंस है ना, उसका विकास इसी काल में हुआ, उच्च पूरा पाषाण काल में। कहता है कि इस काल में लोग कृषि, पशुपालन एवं अग्नि से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा,
जो है उच्च पुरापाषाण काल तक जो मानव है वो कृषि, पशुपालन और अग्नि से परिचित नहीं था। देखिए, अब अग्नि का विकास तो जो है पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। विकास तो हो गया था, लेकिन मानव इसका उपयोग नहीं करता था। मानव जहाँ अग्नि को देखता निकल लेता वहाँ से। हाँ, देखिए कि उच्च पुरापाषाण काल को का अंत लगभग 9000 ईस्वी पूर्व में के आसपास माना जाता है, जब हिमयुग बिल्कुल समाप्त हो गया था। आगे देखिए कि मध्य पाषाण काल, ये देखिए मध्य पूरा पाषाण काल नहीं है, मध्य पाषाण काल है। एक अलग ही काल है ये। अब यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको देखिएगा ध्यान से। देखिए कि इस काल में जलवायु शुष्क होने लगा था, पेड़ पौधे जीव जंतुओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा था। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि जो है जलवायु में परिवर्तन लाना। वर्तमान में जलवायु में इतना परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण बहुत सारे जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं। उस काल में भी यही हाल था कि उस काल के वर्तमान जलवायु जो था वो ज़्यादा ठंडा था, इसके कारण से इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं था। जैसे जैसे जलवायु गर्म हुआ वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ने लगे। तो वही चीज़ है। आप देखें कि मध्य पाषाण काल में की जानकारी हमको 1860 ईस्वी में CN कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज के साथ ही दी थी। उन्होंने कहा कि देखिए मध्य पाषाण काल में लोगों की एक्टिविटी बढ़ गई थी, अब जो है इस काल में उपकरण जो है जो बहुत छोटे छोटे बनने लगे थे। कहते हैं कि मध्य पाषाण काल तक आते आते प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था। प्रक्षेपास्त्र मतलब क्या होता है? देखिए जो तीर कमान जिसको हम कहते हैं, तो तीर कमान का जो विकास है वो इस काल में मध्य पाषाण काल में हो गया था। और याद रखेंगे कि तीर कमान का विकास इसलिए हुआ था ताकि वो जो जल में मछली होती है ना उसको पकड़ सके, मतलब ऊपर से ही टिप देते थे उसको तीर कमान से। तो अब इसके कारण दो चीज़ों हो गई, एक तो मछली पकड़ने की कला उनको डेवलप हो गई, दूसरा कि पशुओं को या पक्षियों को दूर से वो मार देते थे। तो तीर कमान का जो विकास जो है मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। ये कहता है कि मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच एक संक्रमण की स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मध्य पाषाण काल जो है वो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में संक्रमण की स्थिति को दर्शाता है। कहता है कि इस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक ही रहा है। अभी भी मनुष्य जो है वो खाद्य संग्राहक ही है, खाद्य उत्पादक अभी भी नहीं बना है मनुष्य। कहता है कि इस काल में सूक्ष्म उपकरण बनने लगे थे, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था, तीर कमान का भी विकास हो गया था। अब मछली पकड़ने के साथ साथ पक्षियों के शिकार तथा छोटे जानवरों के शिकार भी किया जाने लगा था। क्योंकि पहले जो है वो बड़े बड़े औजार लेकर के माथा पर घूमते रहते थे कि कन्हे पशु मिलेगा तो उसको हम फेंक के मारेंगे। अब चूंकि तीर कमान आ गए, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया, तो अब जो है वो देखिए कि दूर ही पशु है, दूर ही से वो तीर कमान चलाया और वहीं से मार दिया उसको, तो टाइम बोल गया, मर गया वो। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि शिकार अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, अब छोटे जानवर भी आसानी से वो पकड़े जाएंगे, आसानी से उनको मार करके खाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब भोजन आसानी से मिलेगा तो पॉपुलेशन ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, जनसंख्या ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी मानव की। फिर आगे देखेंगे कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर में पशुपालन के जो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। ये स्थल देखिए जहाँ जहाँ हमने स्थल बताया, स्थल का नाम बिल्कुल भूलिएगा मत, स्थल का नाम याद रखिएगा, नहीं तो वो मामला जो है वो आपका खराब हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कि इस काल में महत्वपूर्ण स्थल पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे ये भी, जितने भी स्थल वो पूछ लेते हैं, बार बार वो स्थलें पूछते हैं, याद रखेंगे। देखिए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर, गुजरात के लंगनाज, तमिलनाडु के टेरी समूह, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर एवं गंगा द्रोणी में सराय नाहर राय और महादाहा, ये जो है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है। आगे देखिएगा कि भीमबेटका से मानव अंतोष्टि के प्रमाण मिलते हैं। अंतोष्टि का मतलब क्या? दाह संस्कार अंतोष्टि का एक जो है भाग है। तो अंतोष्टि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं हमको? भीमबेटका से। उसी प्रकार मानवीय आक्रमण का भी प्रथम साक्ष्य सराय नाहर राय से मिलता है। मानवीय आक्रमण यानी कि मानव के द्वारा मानव को मार दिया गया, तो ऐसे कुछ अंत्योष्टि से ही मिलते हैं, यानी कि जो है लाशों के दफन होने से मिलते हैं। आगे देखिए महादाह से प्राप्त समाधि में स्त्री पुरुष के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो महादाह से स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए कई जो इतिहासकार उनका मानना है कि उस काल में भी सती प्रथा था, यानी कि उनका कहना है कि अगर
पति मर गया होगा तो पत्नी को भी दफना दिया होगा। अब देखिए क्या है, वो तो अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। देखिए हाँ, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से मकान बनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, किंतु आग का उपयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। देखिए पूरी तरीके से मानव आग का उपयोग नवपाषाण काल में करना शुरू कर दिया था, लेकिन मध्य पाषाण काल में कहते हैं कि मनुष्य जो है आग से डरता नहीं था, आग का कुछ कुछ उपयोग होना शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर एवं महादाहा से गत चूल्हा मिला है, यानी कि मिट्टी के अंदर खोद कर चूल्हे बनाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है 8 चूल्हा मिला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इस काल में लोग सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे, एक ही जगह पर सारे लोग खाना वाना बनाते, एक ही जगह पर लोग रहते थे। उसी प्रकार से देखिएगा कि समाधान पद्धति इसका विशिष्ट सामाजिक विभाजन को पहचान देता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में समाधान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। देखिए मध्य पाषाण पहली बार मानव के शवों को, है ना, एक बरियल में यानी कि कब्र खोद कर दफनाए जाने के साक्ष्य हमको मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। इसके पहले जो है समाधान पद्धति यानी कि जो है मनुष्य अगर मर जाता था तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था, उसके पहले हमको समाधान के साक्ष्य नहीं मिलते। समाधान के प्रथम साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और याद रखेंगे कि जो समाधान पद्धति है, समाधान पद्धति मानव के सामाजिक विभाजन का भी एक जो है एक पहचान होता है। कैसे कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो शव हैं, जो आप आगे देखिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद भी देखिएगा, तो बहुत सारे जो शव हैं उनके दफनाए जाने के क्रम में बहुत सारे बर्तन रख दिए गए हैं। वो वर्तमान भी देखने को मिलता है। वर्तमान में अगर कोई बड़े घर के जो बुजुर्ग महिला हैं या पुरुष हैं वो गुजर जाते हैं तो उनके मुंह में सोने चांदी वगैरह डाल देते हैं। आज भी ये धारणा है कि मरने के बाद जब ऊपर जाइएगा स्वर्ग में, जहाँ आपका लिखा पड़ी होगा, कर्मों का हिसाब होगा, वहाँ अपना मुंह से सोना निकालिएगा, वहाँ पे उनको जो भी होंगे उनको पीछे से थमा देंगे कि भैया हमरा कैसू करके पहुँचा द स्वर्ग में। ठीक है, तो मतलब मरने के बाद भी जीवन की कल्पना जो है इस काल से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए कि नवपाषाण काल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब नवपाषाण काल में आइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें थी। कहता है कि नियोलिथिक शब्द, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है एकदम, यही क्वेश्चन उठा के पूछेगा आपको। नवपाषाण काल में कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन का विकास, पत्थर के पॉलिशदार औजार का निर्माण, ग्राम समुदाय का प्रारंभ इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। आरंभिक किसान इसी काल में थे और कृषि के विकास से सामाजिक विभाजन को बल मिला था। क्यों नहीं मिलेगा? जिनके पास अधिक धन दौलत होगा, अधिक उत्पादन होगा, उनका सामाजिक स्टेटस ऊपर होगा, जिनके पास कम होगा उनके पास नीचे होगा। वर्तमान में वही स्थिति है, जिनके पास अधिक संसाधन उसके पास सामाजिक स्टेटस ज़्यादा है, जिनके पास संसाधन कम है उनके पास कम है। याद रखेंगे, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया कि कृषि का जो विकास है ना, कृषि का विकास जो है वो महिलाओं ने किया था, महिलाओं ने किया था। कृषि का विकास जो है वो महिलाओं ने किया था। आगे देखें कि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। भारत में 7000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। याद रखेंगे इसको। कहता है कि मानव में भारत में मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला फसल चावल है। याद रखिएगा, भारत में मानव ने सबसे पहला फसल जो उपयोग किया वो है चावल। कहता है कि यह उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले कोल्डिवा था, अब जो नया रिसर्च में आया लहुरा देव, तो लहुरा देव याद रखिएगा कहाँ से, उत्तर प्रदेश में है। ये 9000 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ है। ठीक, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ के जो है साक्ष्य मिले हैं कब, 7000 ईस्वी पूर्व में के प्राचीन। हाँ, कहता है आगे देखिए कि कोल्डिवा से चावल के दाने मिले हैं 6500 ईस्वी पूर्व में। देखिए लहुरा देव से पहले कोल्डिवा ही था, अब लहुरा देव आ गया भैया, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला जो फसल है वो है रागी। दक्षिण साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा है। हमारे के यहाँ जो उत्तर भारत है उसमें 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल आ जाता, सॉरी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है, लौहिक की शुरुआत हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जहाँ दक्षिण भारत में नवपाषाण काल था तो उत्तर भारत में क्या था, समझ गए? जहाँ दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का अंत हो रहा था तो वहीं उत्तर भारत में कौन सा काल चल रहा था? हड़प्पा काल, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल। तो आंसर किसका होगा? आंसर होगा जो है आपका
उत्तर वैदिक काल, ठीक है, क्योंकि 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा है। आगे है कि महापाषाण संस्कृति मुख्य विशेषता कब्र पर बनाए गए पत्थर के बड़े बड़े आकृतियां हैं। देखिए एक महापाषाण संस्कृति भी होता है, महापाषाण संस्कृति कई कई जगह पढ़ने होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए कि महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति जो है यानी महापाषाण काल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आता है। हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो रहा था तब महापाषाण संस्कृति का विकास हमको दक्षिण भारत में पहले देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे 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 पूरे भारत में हमको देखने को मिलता है। महापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता जो होती है, उनके कब्र पर बड़े बड़े चट्टान के एक सिंबल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े चट्टान ला के सरिया दिए जाते हैं ताकि दूर से पता लगे कि फलाना व्यक्ति को वहाँ दफना दिया गया है। तो उनके कब्र जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक। हाँ, अब देखिए कि चौपानी मांडो, याद रखेंगे चौपानी मांडो संसार में मृदभांड, हाँ चौपानी मांडो से जो है एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जो संसार में सबसे प्राचीनतम यहीं पे प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो चौपानी मांडो से, याद रखिए चौपानी मांडो से मृदभांड, मृदभांड समझते हैं? मृदभांड का मतलब कोई बर्तन, इस प्रकार से। तो पहली बार कोई बर्तन की जो है जो प्राप्ति हुई है वो चौपानी मांडो से हुई है। वो जो है विश्व में सबसे पहला जो है यहीं से प्राप्त हुआ है, चौपानी मांडो से ही। हाँ, अब देखिए आगे कि कहते इस काल में मकान आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार के होते थे और इन पर छप्पर के लिए जो है ना सरकंडे का उपयोग किया जाता था, सरकंडे और लकड़ी का उपयोग किया जाता था। कहते हैं कि मानव का, हाँ नवपाषाण काल में, हाँ देखिए नवपाषाण काल के बाद अगला चरण ताम्रपाषाण काल का आता है। यहाँ पर तांबे और पाषाण के उपकरण बनाए जाते थे। अब देखिए ताम्रपाषाण काल जो है वो कहा जाता है अर्ली हड़प्पा काल, यानी कि पूर्ववर्ती हड़प्पा काल। उसके बाद हड़प्पा काल, उसके बाद परवर्ती हड़प्पा काल। तो पूर्ववर्ती हड़प्पा काल ताम्रपाषाण काल। अगर देखिए एक नाम याद रखिए, गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने पहली बार नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है भैया, याद रखिए। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नवपाषाण क्रांति। नवपाषाण काल में पशुओं को मांस के लिए पाला जाता था। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राचीन काल में पशुओं को क्यों पालते थे, जो है यातायात के साधन के लिए, दूध के लिए, कि आप मांस के लिए पालते थे। तो पशुओं को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो होता था मांस, याद रखेंगे। चाक एवं चक्के का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। इस काल में मृदभांडों का उपयोग अनाज को रखने के लिए किया जाता था और बच्चों को दफनाने के लिए किया जाता था। कहते हैं कि सामुदायिक जीवन की परिकल्पना नवपाषाण काल में हमको देखने को मिलती है। उसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आरंभ लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, ठीक। जबकि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत 3500 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। तांबा और जो है पत्थर के उपकरण जो है बनाए जाते थे कब से? तो 3500 ईस्वी पूर्व से। इसी प्रकार जो है लौह युग की शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। फिर आगे देखेंगे कि मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ एक जगह है, ठीक है, वहाँ से हमको पाषाण संस्कृति से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता तक के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। देखिए अब देखें कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्जहोम से मिला है, याद रखिएगा। बुर्जहोम कश्मीर में है। देखिए कहता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमको, और गर्ता आवास यानी कि जो है खोद करके आवास बनाए जाने के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? तो J&K में है भैया, जम्मू कश्मीर में है ये। गुफा करल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। गुफा करल जम्मू कश्मीर में ही है। आगे देखिए कि बिहार के चिरंद यानी कि सारण जिला में चिरंद है से नवपाषाण काल के हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहता है कि दमदमा, हरियाणा में है दमदमा, याद रखिएगा, से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहता है कि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाले से मिली। लोहदा नाला कहाँ है? बोलन घाटी। बोलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे कि 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम है। अच्छा, भारतीय इतिहास का फादर कौन है? कमेंट करेंगे आप लोग।
भारत में जो सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था, किनको, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठन किया गया, ठीक। और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नाम दिया गया। किसी काल में, तो लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन संबंधित हैं वही। और 1902 ईस्वी में याद रखेंगे कि प्रथम महानिदेशक बनाया गया किसको, जॉन मार्शल को। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम निदेशक बनाया गया जो है जॉन मार्शल को 1901 में। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1921 में और 1922 में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए नियुक्त किया खुदाई करने के लिए। यही थे कौन, जॉन मार्शल साहब। आगे देखिएगा, अभी कुछ चीज़ें हैं मैंने निकाल लिया है तो देख लीजिए एक बार कि मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक। ये तो मैंने करवा दिया पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं। तो मध्य पाषाण काल को आप फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक, हाँ, क्योंकि फलकों की अधिकता के कारण, मतलब फलक के अधिक उपकरण मिले हैं, यानी कि जो है मतलब कि सल्क उपकरण मिले हैं। सल्क का मतलब क्या होता है, एक बड़े पत्थर को तोड़ करके पतला पतला निकाल देना। तो सल्क उपकरण के कारण की फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। 14 मानव कंकाल प्राप्त कहाँ से हुए, तो लंगनाज कहाँ, गुजरात में है, याद रखिएगा। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब से प्राप्त होती है, तो 1867 से 1868 के बीच में। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल कौन है, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश में है, से चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब से, तो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य में प्राप्त हुए हैं। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे है कि लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, दूसरा स्थल है वो है कोल्डिहवा। और मक्के का सर्वप्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, मैक्सिको से मिला है। और गुफा करल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार का गुहा, यानी कुम्हार में जो आवल लगाते हैं ना, जो अपने जो वस्तुओं को पकाते हैं, तो गुफा करल का अर्थ ये होता है। गुफा करल जम्मू कश्मीर में है। गुफा करल और कौन, बुर्जहोम में, दोनों जम्मू कश्मीर में है। तो फिलहाल जो है इसमें इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट जो वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे, यानी कि जो क्लास लेंगे हम, उसमें हम आपको ज्योग्राफी का क्लास चलेगा अभी, और उसमें हम जो है आपको ज्योग्राफी का क्लास लेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अगले से अगले महीने में है, यानी कि दिसंबर में शायद है। और जितना हमसे होगा हम काम करेंगे। और एक बात और, आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो दिक्कत होता है वो कमेंट कीजिए, जो हमसे सोल्व होगा हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।